नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है। इसके साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को देश के सामने रखा है। केंद्रीय बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली है। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमिका हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। संसद की इस बैठक को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। अभी 2 माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाए हैं और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75 वर्षों की यात्रा भी पूरी की है। ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालुओं प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी
ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। Honorable members, I seek to read some parts from the English version of Honorable President's address, and the rest may be considered as read. Just 2 months ago, we celebrated the 75th anniversary of adoption of our Constitution, and only a few days ago, the Indian Republic completed 75 years of its journey. Mahakumbh is a festival of India's cultural tradition and social consciousness. I express my sorrow over the unfortunate incident that occurred on Moni Amavasya and wish for the speedy recovery of the injured. To ensure that the journey towards Viksit Bharat continues to be guided by the ideals of our Constitution, the government has placed 4 key principles: service, good governance, prosperity, and pride at the core of governance. Initiatives like construction of 12 crore toilets under Swachh Bharat Abhiyan, 10 crore free LPG gas connections under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, ration for 80 crore needy citizens, the Subhagya Yojana and the Jal Jeevan Mission have given the poor the confidence that they can live with dignity. Due to such efforts, 25 crore people have overcome poverty and moving forward in life. Honorable members, it is a matter of pride for the Parliament that India's daughters are now flying fighter jets, joining the police force and leading corporate companies. Following my government decision, girls have entered and started enrolling in national military schools and National Defence Academy as cadets. Our daughters are also making the nation proud by winning medals in the Olympics. An internship program for 1 crore youth will provide them with hands-on experience in real-world work environment. In the QS World Future Skill Index 2025,
बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के हंस द्वार पर संबोधन दिया है। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में चाहें वह भौगोलिक रूप से ही क्यों ना हो, साथ ही सामाजिक रूप से हो या फिर आर्थिक भिन्न भिन्न संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के बाहर पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नवाचार, समावेशन और निवेश लगातार हमारी आर्थिक गतिविधि के रोडमैप का आधार रहे हैं और इस सत्र में हमेशा की तरह ही कई ऐसे जो ऐतिहासिक बिल पर सदन में चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने वाले कानून बनेंगे। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हमारे गणतंत्र ने 75 साल पूरे कर लिए हैं और ये देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इस देश के लोगों ने मुझे तीसरी बार ये जिम्मेदारी दी है और ये इस तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तो विकसित भारत का जो संकल्प इस देश ने लिया है उस दिशा में ये बजट सत्र और ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा और देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। साथ ही 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयासों से इस संकल्प को पूरा करेंगे। हमारे गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और ये हर देशवासी के लिए सर्वाधिक गौरवपूर्ण है और विश्व के लोकतांत्रिक जगत के लिए भी भारत का ये सामर्थ्य अपनी एक विशेष स्थान बनाता है। साथियों, ये देश की जनता ने मुझे तीसरी बार ये दायित्व दिया है और इस तीसरे कार्यकाल का ये पहला पूर्ण बजट है और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत का जो संकल्प देश ने लिया है, यह बजट सत्र, ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। 140 करोड़ देशवासी अपने सामूहिक प्रयास से राष्ट्रपति के अभिभाषण के कुछ देर बाद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक समीक्षा 2024-25 को लोकसभा में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का बजट पेश करेंगी
और साथ ही 1 फरवरी शनिवार होने के बावजूद इस दिन में शेयर बाजारों में भी सामान्य कारोबार होगा। और माना यह भी जा रहा कि इस बार जो सीतारमण के पिटारे में ग्रोथ और खपत को बढ़ावा देने के लिए कुछ खास हो सकता है। साथ ही गरीबों के लिए भी कुछ खास योजनाएं आ सकती हैं और मिडिल क्लास को टैक्स में कुछ राहत की भी उम्मीद है। जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय मंत्री जी द्वारा आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3, माननीय वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English version. 1. The Economic Survey 2024-25. The Economic Survey 24-25 Statistical Appendix. Thank you. सभा की कार्रवाई कल शनिवार 1 फरवरी 2025 को रात 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में भी हुए विमान हादसे पर पीएम मोदी ने दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी ने लिखा कि वाशिंगटन डीसी में हुए दुखद हादसे में लोगों की मौत से बहुत दुखी हूं। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी हार्दिक संवेदनाएं हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के लोगों के साथ में एकजुटता के साथ में खड़े हैं। आपको बताते चले कि वाशिंगटन डीसी में विमान हादसा हो गया है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट किया और साथ ही शोक व्यक्त किया है। आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने इस हादसे पर काफी ज्यादा दुख व्यक्त किया और कहा कि लोगों की मौत से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। ये हादसा यहां पर हुआ है, जिससे पीएम मोदी ने ट्वीट करके शोक व्यक्त किया है। वाशिंगटन डीसी में आपको बताते चलें कि एक विमान हादसा हो गया, जिससे कई लोगों की मौत का मामला सामने आया है। यूपी देश का सर्वाधिक एक्सप्रेसवे युक्त जिलों वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्य में 5 चालू एक्सप्रेसवे 27 जिलों से होकर गुजर रहे हैं और 29 जिले में निर्माणाधीन व निकट भविष्य में बनने वाले एक्सप्रेसवे के दायरे में आने जा रहे हैं। इस तरह के आने वाले वक्त में 75 जिलों वाले यूपी के 56 जिलों में से जो कई एक्सप्रेसवे गुजरेंगे, यूपी में यात्रा को और रफ्तार मिलेगी और इसके साथ ही सफर आसान भी होगा। और देश का एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुके यूपी में इस साल 2 नए एक्सप्रेसवे का ऐलान हाल ही में योगी सरकार ने किया है और इस तरह से कुल 7 नए एक्सप्रेसवे को सरकार ने स्वीकार करते हुए इसके निर्माण का भी ऐलान कर दिया है और इनके लिए फंड की भी व्यवस्था की जा रही है। गंगा एक्सप्रेसवे अगले कुछ ही महीनों में बनकर तैयार भी हो जाएगा। सरकारी जिलों से होकर एक्सप्रेसवे जो है वो गुजर रहे हैं। रफ्तार के साथ में सफर भी जो आसान होता नजर आया, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब रफ्तार के साथ में सफर भी आसान हो गया है और यूपी सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे युक्त राज्य बन गया है, जहां पर 27 जिलों से होकर एक्सप्रेसवे जो हैं वो निकल रहे हैं, जिससे अब लोगों का रास्ता भी आसान हुआ है, सफर भी आसान हुआ है और आने जाने में किसी तरह की कोई भी एक्सप्रेसवे से दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। इसको लेकर आपको बताते चले कि सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य यूपी बन गया है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एक्सप्रेसवे युक्त राज्य बना है, जिसको लेकर 27 जिलों से अब एक्सप्रेसवे जो हैं वो गुजर रहे हैं, जिससे तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो अब लोगों को मिलती हैं। लोगों की समय की बचत होती है और साथ ही
आपको बताते चले कि लोगों को काफी लाभ जो है वो मिल रहा है। रफ्तार के साथ साथ सफर भी अब आसान हो गया है। आपको बताते चलें कि 27 जिलों से एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहे हैं और जिसकी दौरान लोगों को अब किस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। पहले लोगों को कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ता था, जिससे समय की बर्बादी भी होती थी और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एक्सप्रेसवे युक्त राज्य बना है, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 27 जिलों से होकर एक्सप्रेसवे गुजर रहे हैं, जिससे अब सफर भी आसान हो गया है और साथ ही लोगों को अब किसी तरह की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ रहा। तो सीधा आपको लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पीसी की है। Remains close to decadal averages, especially if you look at agricultural sector, gross value added, industry, they all have grown better than the average over the entire period between FY15 and FY24 in FY25. Services sector is almost there, but overall the point is that the pandemic effects have completely now been erased from the trend growth estimates. And you can see that in the different components of expenditure-based GDP. Gross fixed capital formation has improved from 28.2% to more than 30%. And consumption share, private consumption share has gone up from 58.7% to 61.8%. And government expenditure has come down, in fact, from 10.8 to 10.3% compared to FY18. And export share also has gone up from 18.8 in FY18 to an estimated 21.5% in FY25. So basically, compared to the pre-pandemic shares of GDP, there is a good contribution or a better contribution coming from exports and gross fixed capital formation and private consumption as well. And this is what I mentioned in the previous slide. If you look at the overall GVA on the top left, it has caught up with the trend growth, pre-pandemic trend. Agriculture has been above pre-pandemic trend, partly because of the growth in allied services, which I showed you earlier, which is a high single-digit growth rates. And industry has now just popped its head above the pre-pandemic trend, bottom left. And with respect to the overall services sector, again, we have caught up with the pre-pandemic trend as well. Inflationary pressures have come down, barring a few items. If you look at the left side, you see the core inflation, consumer food price index, overall core inflation, and the CPI inflation. Core inflation is below 4%. Overall inflation is 5.2%, and the food price inflation index is close to about 8%. But if you remove specific items, then you can see that overall inflation trends are very subdued, and that is what the right side chart confirms for us. Headline inflation is 5%, but excluding tomatoes, onions, and potatoes is about 4%. Excluding pulse and vegetables is below 4% as well. In terms of export growth, while the headline numbers in merchandise exports may appear subdued, if you strip out petroleum and gems and jewelry, the growth is close to 10% between FY24 and FY25 in the first 8 months of the current financial year. And services sector in general have continued to grow in terms of the surpluses, and in the first half of the first 9 months of April to December 2023 and 2024, there has been a bigger surplus on the services trade as well. Naturally, all of this resulting in a balance of payments which is very comfortable. Around 1% of GDP is the current account deficit. And therefore, financing this current account deficit has been not a problem despite successful and profitable exits by many businesses in the last 2 years. Even as the gross inflows are improving,
the repatriations on account of profitable exits or transfer of ownership from direct to portfolio investors hasn't posed a problem for the current account because of the subdued oil prices, strong private transfers, and good export performance in the services sector, contributing to a current account deficit which is just around 1% of GDP. The growth outlook for FY26, we projected 6.5% to 7% for FY25, and this time we are projecting a growth outlook between 6.3 and 6.8% for FY26, which is in line with the projections made by many international organizations as well. The risk factor, of course, again, not only because of the changes in the global playing field, global stock markets also have become lately volatile, as we witnessed earlier this week. And we have an interesting box item in Chapter 2 looking at the correlation between S&P 500 and the Nifty indices. Whenever in the last 24 years, since the millennium began, whenever the S&P 500 corrected, what was the impact on Indian stocks and vice versa. So that is a factor that we need to keep in mind, because the massive growth in retail participation in the Indian stock market is definitely a good thing. But also, when the market corrects, it could have implications for spending intentions, and sentiment effect, etc. could be significant, and that is one risk. लाभ बुढ़े में इतना ही। नमस्कार।